हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बलगतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द काइनेटिक स्टेबिलिटी। पहले तो काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम लोग दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, या आप जानते हैं, मैं याद दिला देता हूँ। काइनेटिक स्टेबल ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट तो मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या समझूँ एक तरह से, इनर्टनेस या अक्रियता। अक्रियता तो समझ लो, बलगतिक स्थायित्व तो बोलूँगा तो अक्रियता, जो किसके उल्टा है, सक्रियता के, लेबिलिटी के। तो इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी वो अक्रियता ना पूछ के सक्रियता पूछता है। तो अब ये जो मैं पढ़ाऊँगा किसको, अक्रियता के बारे में, तो आप जो संबंध इसके लिए बताऊँगा उसको उल्टा कर देना, चलेगा। हाँ, ये देखिए पहला फैक्टर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, 2 से 3 से 4 बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फैक्टर, उसको समझें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फैक्टर वैसे देखा जाए तो एक तरह से हो चुका है, ठीक है। कैसे हो चुका है, हमने देखा है कि D1 से लेके D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, इनमें जब हम बात करते हैं तो D1 से लेके D9 तक बोलूँ, D10 को तो हमेशा 0 होता है, इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी तरह रखो, एक तरह ही रिएक्शन करता है। लेकिन D1 से D9 में 2 तरह होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और वीक फील्ड होता है। दूसरा मैकेनिज्म अगर बात करोगे तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। इन सारे केसेस में हम लोग क्या देखें भाई कि CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू अगर नेगेटिव रहा और एक बार अगर पॉजिटिव रहा। नेगेटिव रहा तो क्या कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इनर्ट, है ना, और पॉजिटिव रहा तो लेबाइल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि जितना ज़्यादा मान ऋणात्मक होगा उतना ज़्यादा इनर्टनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि CFAE का वैल्यू ऋणात्मक, देखो कैसे बोलूँगा, CFAE का मान जितना धनात्मक है उतना क्या है, वो लेबाइल है। तो इनर्टनेस से कैसा है, उल्टा संबंध है, इनर्टनेस, ये लीजिए, तो इनर्टनेस से उल्टा संबंध है। तो केवल काम की बात यही है, और ये हो चुका है, इसलिए इतना शॉर्ट में कर दिया हूँ। आपको बस बताना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक निश्चित CFAE मान होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स SN1 SN2 जैसे अभिक्रिया से गुजरता है और उनका विन्यास स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के अनुसार होता है। यदि CFAE का मान ऋणात्मक होता है तो संकुल अक्रिय होता है, यदि CFAE का मान धनात्मक होता है तो संकुल लेबाइल होता है, सक्रिय होता है। अर्थात CFAE हमेशा इनर्टनेस के उल्टा संबंध में होता है ना। वैल्यू जितना पॉजिटिव बढ़ा उतना लेबाइल और जितना कम उतना इनर्ट। तो ये एक फैक्टर हो गया, और ये हमेशा किस पर काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर काम करेगा, है ना। ये काम किस पर करेगा भाई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर ही। ये मेन ग्रुप एलिमेंट पर काम नहीं करेगा, कहना S ब्लॉक P ब्लॉक के कॉन्सेप्ट संकुल पर काम नहीं करके किस पर करेगा, ये D ब्लॉक के संकुल के लिए है ना। तो यहाँ लिख देना, यह कारक D ब्लॉक कॉम्प्लेक्स के लिए है। ये लीजिए, और यही मुख्य कारक है, क्योंकि D ब्लॉक संकुल ही तो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। तो एक कारक हो गया क्लियर। दूसरे पे आता हूं। दूसरा फैक्टर देखें, केंद्रीय धातु आयन का आवेश या चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। यहां पर याद रखना कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा वही कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। और अंडरस्टूड है कि सेंट्रल मेटल पर हम पॉजिटिव चार्ज ही बात करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोपोर्शनल होता है इनर्टनेस के या अक्रियता। इनर्टनेस समझ गए ना, काइनेटिक स्टेबिलिटी, अक्रियता के तो लेबिलिटी के उल्टा। तो जैसे एग्जांपल देखिए AlF
6 3 माइनस। सेंट्रल मेटल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं, है ना, तो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखो सिलिकॉन F6 2 माइनस, और लेता हूँ फास्फोरस F6 यहाँ पर 1 माइनस, और सल्फर F6 यहाँ पे 0। हाँ, अब देखें ये है +3, आप निकाल लेना भाई, x मान के निकाल लेना, x - 6 = -3 आराम से हो जाएगा, है ना। फिर ये 6 यहाँ पर x - 6 = -2 करके निकालना, तो x कितना आ जाएगा +4, ये आ जाएगा x - 6 = -1, ये +5, ये आ जाएगा 0। तो सॉरी ये +6 आ जाएगा, 0 बोलता हूँ, +6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल का इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो इनर्टनेस है, इधर से इधर जाने पर अक्रियता या इनर्टनेस बोलूँ या अक्रियता बोलूँ, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और ये एक बात और ध्यान में रखना, ये जो फैक्टर है वो किस पर काम करेगा, ये फैक्टर काम करेगा मेन ग्रुप एलिमेंट, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। देखो एल्यूमिनियम में पी ब्लॉक का है, सिलिकॉन पी ब्लॉक का, फास्फोरस पी ब्लॉक का, सल्फर पी ब्लॉक का। ये कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक के मेटल के लिए नहीं है, तो ये लिख देता हूँ, यह कारक एस ब्लॉक पी ब्लॉक के केंद्रीय परमाणु पर कार्य करता है, केंद्रीय परमाणु पर कार्य करता है ना। यह कारक एस ब्लॉक पी ब्लॉक के केंद्रीय परमाणु पर कार्य करता है। तो यह हो गया दूसरा कारक, केंद्रीय धातु आयन का आवेश या चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। चलिए तीसरे पे चलते हैं। हाँ देखिए, बलगतिक तीसरा नंबर, केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या, रेडियाई ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। पहले यहाँ बोलूँ, रेडियाई या जो सेंट्रल मेटल आयन की रेडियाई है वो हमेशा इनर्टनेस या काइनेटिक स्टेबिलिटी के उल्टा चलेगा, है ना। कहने का मतलब साइज जिसका छोटा वो ज़्यादा स्टेबल, जैसे, और लाइबिलिटी के प्रोपोर्शन चलेगा। जैसे देखो एग्जांपल है मैग्नीशियम H2O होल 6 और यहाँ से 2+। मैग्नीशियम के नीचे कौन, कैल्शियम H2O होल 6 और यहाँ पे 2+। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम H2O होल 6 और यहाँ पे 2+। इस तरह से चलेगा। अब यहाँ देखो, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम और बेरियम, ये क्या है, सबसे छोटा साइज मैग्नीशियम का, उससे बड़ा होता है कैल्शियम, उसके बड़ा होता है बेरियम। ये कैसे पता चला मुझे, वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में पड़ता है, ऊपर मैग्नीशियम, नीचे कैल्शियम, फिर बेरियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी देखा जा सकता है। तो इधर बढ़ रहे हैं साइज, तो इधर क्या होगा, ये जो सबसे ज़्यादा इनर्ट कौन होगा, ये, तो इनर्टनेस क्या होगा, घटेगा। इनर्टनेस या अक्रियता का मान घटेगा, सही। तो अक्रियता का मान धीरे धीरे घटेगा। तो यह फैक्टर भी किस पर, मेन ग्रुप एलिमेंट। देखो ये एस ब्लॉक का तत्व है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ये भी, यह घटक या फैक्टर एस पी ब्लॉक तत्वों पर काम करता है। एस पी ब्लॉक या एस पी ब्लॉक के केंद्रीय परमाणु के लिए है, केंद्रीय परमाणु के लिए है, केंद्रीय परमाणु के लिए है। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। और आते हैं चौथा फैक्टर में। हाँ ध्यान दें, देखो चार्ज Q और नीचे त्रिज्या रेडियाई, है ना, R, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक विभव, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, आयनिक विभव। ये समानुपाती होता है किसके, अक्रियता के, इनर्टनेस, अक्रियता के समानुपाती होता है।
क्योंकि देखो पीछे आप क्या देखे थे, चार्ज के समानुपाती और रेडियाई के व्युत्क्रमणानुपाती, सेम दोनों रिलेशन फॉलो किया गया है। ठीक है, अगर हाँ दोनों में से पहले किसको देखा जाए सब, तो पहले चार्ज देखा जाना चाहिए, फिर रेडियाई, तो फिर दोनों रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और आगे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं आपके बुक में। जैसे आप देखें प्रथम संक्रमण श्रेणी में निकिल सबसे, प्रथम संक्रमण श्रेणी में निकिल, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में निकिल जो है वो सब, निकिल 2+ का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है H2O6 2+ कॉम्प्लेक्स सबसे अक्रिय है, सबसे अक्रिय किसकी तुलना में, बाकी धातुओं के 2+ आयन के एक्वा कॉम्प्लेक्स की तुलना में, है ना, अन्य से नहीं करना है, बाकी फर्स्ट सीरीज के अन्य सभी के हेक्सा एक्वा 2+ वाले कॉम्प्लेक्स के तुलना में निकिल सबसे ज़्यादा अक्रिय है ना। और जबकि कॉपर 2+ का सेम सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया हूँ, बाकी रिलेशन आपके सामने है। अब ये हो गया 4 कारक। 5वें कारक पे आता हूँ। 5वें कारक पे देखिए, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा 5वां कारक, ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति, है ना। 5वां कारक क्या है, संकुल की ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब क्या हुआ, एक तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाँ इसको समझेंगे। संकुल की ज्यामिति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो संकुल की ज्यामिति से यहाँ पर मतलब है कि वो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है ना, या कुछ और। तो ऐसे टाइप के संकुल की ज्यामिति की बात हो रही है। ये याद रखना कि अगर हम आपस में ज्यामिति वाइज संकुलों की तुलना करें तो जो सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो सबसे कम सक्रिय होता है, कम इनर्ट होता है, सबसे कम इनर्ट। मैं इनर्टनेस का ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा क्रम नहीं दिया है, पर इनको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऐसे कंपेयर करता हूँ। ये इनर्टनेस का ऑर्डर है, किसका, इनर्टनेस का। इसका मतलब ये क्या है, लेबाइल, और ये क्या है, इनर्ट। तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा इनर्ट, वो ज़्यादा लेबाइल है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कारण पूछा जाता है क्यों लेबाइल है करके, तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसा शेप होता है ना, एक मेटल, 1 2 3 4 बॉन्ड होता है। और स्क्वायर प्लेनर में होता है क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जनरली। तो ये जो P2 के बाद में एक PZ खाली हो जाता है, छूट जाता है, संकरण में नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। वो PZ अपने अक्ष पर एज इट इज बना होता है, तो दोनों तरफ से फ्री होता है शेप। और एक तो ऐसा प्लेन में 4 बॉन्ड बने हुए हैं और ऊपर एक लोब खाली है, नीचे एक लोब खाली है। तो इस खाली लोब में बहुत जल्दी आकर्षण के साथ लिगेंड आके अटैक करता है, और इसी के कारण यहाँ पर ये इनर्टनेस शो करता है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी शो करता है, तैयार रहता है हमेशा रिएक्शन के लिए। इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा बोले तो स्क्वायर प्लेनर, क्यों, वो लेबाइल है और वही सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो अब हम ये फैक्टर्स को इतना ही समेट देना है, इसमें बस इतना ही बताना है ना। जैसे देखें इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्या, कि निकिल CN4 2- बहुत ज़्यादा लेबाइल है, बहुत ज़्यादा लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। जबकि इसी निकिल का CN6 4- 2+ के साथ ही ये एक तरह से इनर्ट है या कम लेबाइल है, कम लेबाइल है। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि मेटल भी सेम है, चार्ज भी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी सेम है, लिगेंड भी सेम, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर बदलने से देखो कितना अंतर आ जाता है। तो ये प्रूफ है इसके पीछे, ठीक है भाई। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग यहाँ ज़्यादा नहीं है, आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है, इतना करने काफ़ी रहेगा। अब हम लोग बात किस पर करेंगे, अब बात करेंगे किस पर, कि इसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इस पर हम बकायदा इसके सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि, मैकेनिज्म और रेट लॉ वगैरह सब निकाल के कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर मतलब हिंदी वाले समझ रहे हैं, समचतुष्फलकी नहीं, वर्ग समतली, उल्टा बोल रहा हूँ, वर्ग समतली संकुल बोलते हैं किसको, स्क्वायर प्लेनर को। तो वर्ग समतली संकुल के बारे में बात हो रही थी, तो नोट करें एक क्लास इसमें। अब अगले क्लास में बात करूँगा इसके
रिएक्शन पे, वो एक फुल क्लास लेगा। ठीक है, चलिए नोट करें इसको।